नमस्कार, मैं हूं नितिन वशिष्ठ और आपका स्वागत है राजकला मंच में। और आज हमारे साथ हैं पाइट के डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर बीवी शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजकला मंच में। धन्यवाद। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, ये पाइट का स्थापना के पॉइंट ऑफ व्यू क्या था आपका? किस सोच के आधार पर इसको बनाया गया है? पाइट की स्थापना के पीछे हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं का भाव छिपा हुआ है। हमारे चेयरमैन हरिओम तायल जी गौ भक्त हैं। आज भी हमारे कॉलेज में गौशाला है, गौओं की सेवा होती है। तो इस कॉलेज के आधार भूमि जो है वह हमने शिक्षा के साथ साथ, पाठ्यक्रम के साथ साथ, मेरिट के साथ साथ, बच्चों को इंटेलिजेंट बनाकर भेजने के साथ साथ उन्हें संस्कारित और आचरण से बहुत अच्छा बनाने का, चरित्र निर्माण का हमने प्रयत्न किया है। 6 वर्ष पहले मैंने यह कॉलेज ज्वाइन किया और चेयरमैन साहब ने मुझे एक ही बात कही कि शर्मा जी, ये जो आज की पीढ़ी है, खास तौर पे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं, इनको न तो हिंदी आती, न अंग्रेजी आती, न इनको संस्कृत का ज्ञान है। और हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं और शहीदों ने किस प्रकार से शहादत देश के लिए दी, उन शहीदों का इन्हें परिचय प्राप्त नहीं है। तो देशभक्ति की भावना, माता पिता क्या होते हैं, इस बारे में मैं चाहता हूं आप इन्हें सिखाने की कोशिश करें। और तब मैं ऐसा समझूंगा कि हमारे द्वारा दी गई शिक्षा पूर्ण हो गई। मैं एक बात और कहना चाहूंगा बड़े गर्व के साथ कि हमारा कॉलेज डिग्रियां उगलने वाला कोई कारखाना मात्र नहीं है, जहां पर एडमिशन के लिए किसी न किसी तरह से बच्चों को लाया जाए, घेरा जाए और उनको डिग्रियां बांट दी जाए। हम शॉर्टकट में विश्वास नहीं करते। जो नॉन अटेंडिंग कल्चर हमारे यहां बिल्कुल अलाउड नहीं है। हम अनुशासन में कोई समझौता नहीं करते। हमारे कॉलेज में सात्विकता कुछ इस हद तक है कि हमारे जो मैनेजमेंट है और है वो पूरी तरह से सात्विक है खान पान में। सर, डिसिप्लिन और सात्विकता, इन दोनों चीज़ों से मुझे याद आता है गुरुकुल, जो हमारी भारतीय परंपरा रही 5,000 सालों से। जी। और मैंने आपसे मैं मिला, पाइट का मैंने एनवायरनमेंट देखा। इस कॉलेज में घुसने के बाद भारतीय संस्कृति तो दिखती है, साथ में क्रिएटिविटी दिखती है, जिससे आप बच्चों को प्रेजेंटेबल बनाते हैं जॉब्स के लिए, बिजनेस के लिए, और दोनों जगह प्रेजेंटेशन का बहुत ही महत्व है। जी। आपका मैंने मेन जो मोटो देखा बच्चों के लिए वो है स्टेज फियर खत्म करना। वो सर, आप सबसे ज़्यादा जोर स्टेज फियर पे देते हैं। उसके पीछे की मानसिकता बच्चों के लिए आप थोड़ा और क्लियर कर सके ताकि आज का यूथ जान सके क्या चीज़ है। देखिए, आपने 2 बातें कही। पहले तो आपने ये कहा कि गुरुकुल परंपरा। मैं आपके माध्यम से आज की पीढ़ी को एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो गुरुकुल शब्द है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है, पहचान का विषय है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप बैकवर्ड हो गए या पुराने ज़माने में चले गए। हम तरक्की करें, नए भारत का निर्माण करें, विश्व के कदम से कदम बढ़ाकर इसे विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर करें। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी परंपरा को छोड़ दें। हम अपनी परंपराओं को लेकर, गुरुकुल की परंपराओं को लेकर, वैष्णव परंपराओं को लेकर हम अपने देश का, अपने समाज का, अपने बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, संभव हो सकता है। दूसरे, आपने एक प्रश्न किया जो मेरी आत्मा में हर समय रहता है कि बच्चे बोलना सीखें। ये बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा मानता हूं
कि इस दुनिया में ताकतवर वो है जो बोलना जानता है। जी। जिसे बोलना नहीं आता, आपने 90% नंबर ले लिए, आपने टॉप कर लिया, गोल्ड मेडल ले लिया, लेकिन जो आपने पढ़ा वो आपको बोलना आता नहीं। कहीं इंटरव्यू पर जाते हैं, कोई प्रश्न होता है, आप कहते हैं मैं लिख दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा बोलने में संकोच करता हूं। तो कम्युनिकेशन स्किल, इस तरफ मेरा बहुत अधिक ध्यान रहता है। मैं छोटे छोटे आयोजन कॉलेज में करता हूं, क्योंकि बड़ा आयोजन होता है तो आम बच्चे स्टेज से डरते हैं और सब आ नहीं पाते। तो मैं छोटे छोटे कार्यक्रमों के द्वारा उनमें स्टेज कॉन्फिडेंस लाने का प्रयत्न करता हूं, ताकि वो बोलना सीखे। सर, एक प्रश्न और है जी। जैसे कि आपने कहा कि मैं जो पीछे जो बच्चे स्टेज पे आ नहीं पाते उनके लिए सिर्फ छोटे आयोजन करता हूँ, इसके पीछे कोई और खास वजह है? शायद आपने भी बचपन में ये चीज़ फेस की, जी। ये हेजिटेशन? हाँ, प्रभु कृपा से मेरी जो पृष्ठभूमि है वो बचपन से ही रामायण पढ़ने की है। जी। कथा संस्कृति से मैं जुड़ा हूँ और सुनने सुनाने की शैली परिवार में रही। जी। खेलते कम थे और माता पिता कह देते थे कि भी रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो और लोगों को सुनाओ। तो वो जो आज मेरे पास जो कुछ है जी। वो केवल प्रोफेसर बनने के बाद अचानक नहीं आ गया है। वो मेरे संस्कारों में, मेरे रक्त में जी। कहीं ना कहीं प्रवाहित है। जो मैंने उस समय किया, जो मैंने सीखा, चाहे रामलीलाएं थी, कुछ भी था, जो कुछ भी मैंने उस समय अर्जित किया, आज वह मेरे लिए मेरी पहचान का विषय बन चुका है। मुझे वो विशेष पंक्ति में खड़ा कर देता है वो अनुभव। तो ये प्रभु की कृपा है। तो सर, हम जो डॉक्टर बीबी शर्मा जी को आज देख रहे हैं, इतनी अच्छी मॉड्यूलेशन, इतनी अच्छी स्पीच, और आप बहुत अच्छी कविताएं भी, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। दमदार और क्लियर आवाज, इसके पीछे की कहानी क्या है सर? क्या आप भी थिएटर से जुड़े रहे? क्या क्या आपकी हिस्ट्री रही, वो जानना चाहिए। हाँ, जब रामलीलाओं का तो मेरा पृष्ठभूमि रही, रामलीलाएं करते थे। जब मैं कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया RKSD कॉलेज कैथल में, तो हमारे बीबी भारद्वाज एक टीचर होते थे, उन्होंने मुझे ड्रामे में लिया और मैंने पहला ड्रामा जो है IB कॉलेज पानीपत में यूथ फेस्टिवल में किया था। और मैंने उसमें नेता का रोल किया था और हमें डायलॉग भी याद नहीं थे। हम रामलीला ज़्यादा करते थे रिहर्सल में, ड्रामा कम करते थे। तो फिर ये हुआ भी डायलॉग तो याद नहीं है, लेकिन कह लेंगे इस बार चलो देख आओ, ड्रामा अगली बार करना। तो हम ड्रामा यहाँ लेकर आए पानीपत में। पता नहीं क्या हुआ, मेरा नेता का रोल था। मैं जैसे ही स्टेज पर चढ़ा, बिना बात लोग हंसने लग गए मुझे देखकर, और मैंने हैरानी से देखा वो और जोर से हंसने लग गए। बस मुझे लाइन मिल गई और मैंने अपना रोल किया और मैं जमता चला गया। पूरा नाटक जम गया और हम रिकमेंड हुए और मुझे बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला। क्या बात है। एज अ डीन आपकी ये हिस्ट्री है, और ऐसे डीन का एक कॉलेज में होना बच्चों का मार्गदर्शन चेंज कर देता है, क्योंकि यू आर द पायलट ऑफ द शिप। तो ये शिप कहाँ जाएगी आगे और बच्चों को कहाँ लेकर जा रही है, वो थोड़ा हम क्लियर चाहते हैं, क्योंकि आपकी शिप में जो सवारियाँ बैठी हैं वो एक पेरेंट्स की जिम्मेदारियाँ हैं। पेरेंट्स हैंड होल्ड करते हैं अपने बच्चों का भविष्य आपको, और ये पायलट से जानना चाहते हैं कि ये सवारी कहाँ उतरेगी, कौन से तल पे रुकेगी। देखिए, जितनी देर बच्चे कॉलेज में रहते हैं हम उनके गार्जियन हैं, उनके माता पिता हैं। जब तक वो घर नहीं चले जाते तब तक हमारी जिम्मेदारी रहती है। बच्चों को बुरा लगे अच्छा लगे, माता पिता की तरह मैं टोकता ज़रूर हूँ, ताड़ना भी ज़रूरी है, ताड़ता भी हूँ जी। तो निश्चित रूप से, और हमारे कॉलेज की ये विशेषता है कि अनुशासन हमारे कॉलेज की पहचान है। ऐसा अनुशासन
ये आत्मविश्वास का विषय है, आत्म प्रशंसा इसे आप न लें। जी। ऐसा अनुशासन आपको शायद ही किसी कॉलेज में देखने को मिले, वरना आजकल स्थितियां खराब हैं। ड्रग्स लेना, नशा करना और बच्चे जो है ना आपस में लड़ना झगड़ना, वो सब संस्कृति मेरे कॉलेज में नहीं है। दूसरी बात निर्माण की, हम बच्चों को क्या देना चाहते हैं, इस दृष्टि से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज सब कुछ मिलता है गांधी के इस देश में। जनसंख्या बढ़ गई, बहुत कुछ हो गया, कारखाने लग गए, फैक्ट्रियां लग गई, बहुत तरक्की की इस देश ने, सड़कों का निर्माण हुआ, लेकिन एक निर्माण करना हम भूल गए और वह है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण। आज इस देश में करोड़ों की आबादी तो है, लेकिन चरित्र लुप्त होते जा रहे हैं। मैं अपने बच्चों को चरित्र निर्माण की प्रक्रिया से गुजारते हुए एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनाने का ईमानदार प्रयत्न करता हूं। मुझे सफलता मिले न मिले वो ईश्वर इच्छा है, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भूर माते संगोस्व कर्मणि। कर्म करता हूं और उसका परिणाम भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मिल रहा है। सर, कर्म भी एक भारतीय संस्कार का भाग है जी। और इसमें और भी भाग हैं, जैसे कि विनम्रता, सहजता, सिंप्लिसिटी और एक है सब्र, जी। जिसे हम पेशेंस बोलते हैं। इन तीनों चीज़ों को, ये तीनों चीज़ें मैंने एज अ डीन, क्योंकि मैंने ज़्यादातर कॉलेजेस में हाइपर देखा है जी, हिटलर टाइप एक कंट्रोल देखा है। जी। इतना विनम्र मैंने डीन नहीं देखे कि आप हंसमुख बिल्कुल उससे सहजता से एक चीज़ों को हैंडल करते हैं। ये चीज़ें बच्चों में आ जाना इस आधुनिक युग में, डिजिटल युग में, जी। सब्र, पेशेंस, जी, डिसिप्लिन जी, और विनम्रता, जी। इनकी कितनी ज़रूरत है और आप कैसे डिलीवर करते हैं? देखिए, बच्चे जब मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें प्रभावित नहीं करता, डराता भी नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ या मेरा बड़ा आतंक है। मैं उनका मित्र बन जाता हूँ। पुत्र मित्र समाचरित, उनके साथ जो मेरा व्यवहार रहता है वो पिता पुत्र की तरह, लेकिन एक मित्र की तरह रहता है। कई बच्चे आते हैं कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे माँ बाप की बहुत याद आती है। दूर दूर से बच्चे आते हैं तो मैं उन्हें वो वातावरण देने का प्रयत्न करता हूँ। आवश्यकता इस बात की है, टीचर डिस्टेंस तो क्रिएट रखे बच्चे के साथ, मर्यादा का भाव, लेकिन मर्यादा का अर्थ यह नहीं है कि बच्चों को आप अपने से दूर करके रखें। ये बड़ा विचित्र शब्द है, मर्यादा। मर्यादा, मर्यादा भी, लेकिन उसके साथ साथ अंकुश भी, उसके साथ साथ स्वच्छंदता भी। मर्यादा में स्वच्छंदता, मर्यादा में अंकुश। कहाँ प्रारंभ होता है, कहाँ मर्यादा प्रारंभ होती है, कहाँ अंकुश प्रारंभ होता है, कहाँ स्वच्छंदता की तरफ बढ़ते हैं, इन सब का संतुलन जो शिक्षक कर लेता है वो अपने विद्यार्थियों में प्यार भी बांटता है, विश्वास भी बांटता है, डिसिप्लिन भी बांटता है, विनम्रता भी बांटता है, आचरण भी बांटता है, सभ्यता भी बांटता है, संस्कृति भी बांटता है। ये वही बैलेंस हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश का। जैसे एक मानव में बैलेंस जरूरी है, इसी तरह जीवन को जीने के लिए एक विद्यार्थी के लिए इन चीज़ों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। गुरु परंपरा जो है उसमें बच्चों को ये बताना कि हमारे देश की ये परंपरा है कि गुरु के प्रति आदर, ठीक है, लेकिन वो आदर अंधा अनुकरण नहीं, वो आदर निश्चित रूप से गुणों और दोषों का आकलन करने के पश्चात। देखिए, कई बार टीचर जो है बच्चे से डिस्टेंस रखता है। क्यों रखता है? कहीं मेरी कमी ना पता लग जाए। मैं बच्चों से कोई डिस्टेंस नहीं रखता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा जैसे जैसे मेरे निकट आएगा, मेरी अच्छाइयों बुराइयों को जानेगा, तो वो मेरा और भी अधिक सम्मान
करेगा। शायद करेगा और उसे मेरे साथ रहना, बोलना, सीखना अच्छा लगेगा। सीखने का डायरेक्ट मौका मिलेगा। उनको जब तक हम बच्चों की आधार भूमि पर नहीं उतरेंगे जी तब तक हम बच्चों का भला, कल्याण या सही शिक्षा उन्हें दे नहीं सकते। जी, ये तो बात हो गई सर भारतीय संस्कृति जी। की, और इस संस्कृति का इस कॉलेज में होना जी और आपकी विचारधारा के थ्रू इस कॉलेज के अंदर बहना। अब सर कला पर आते हैं। जी। हमने सुना बहुत अच्छा संगीत गाते हैं हम्म, सर, अच्छा गाते हैं, हमें मालूम है। और संगीत का जीवन में उतर जाना, आजकल बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हैं, हेजिटेट फील करते हैं, डिजिटली इन्वॉल्व हैं ज़्यादा मोबाइल में। उसमें जी जी संगीत एक गुनगुनाना और सुनना जी। अलग चीज़ हो गई। ओके। जैसे आप गाते हैं, जी। ऐसे एक बच्चे का संगीत में उतर जाना एजुकेशन के साथ, वो कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। संगीत में ईश्वर बसता है। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। तो म्यूजिक का मैंने क्लब बनाया हुआ है जिसमें 100 बच्चे म्यूजिक सीखते हैं, संगीत सीखते हैं। और दूसरे, जो काम मुझे नहीं आता वह काम मैं दूसरे से उम्मीद करूं, प्रॉब्लम होती है। मेरे पास बच्चा आता है कि सर मुझे गाना नहीं आता, मैं कहूं कि मैं सिखवा देता हूं। एक मैं कहूं मैं ही गा देता हूं, मैं गा देता हूं, ऐसे ऐसे गाओ, ऐसे गाओ, इस तरह से गाओ, और बिना सोचे समझे गाओ। आज थोड़ा गंदा गाओगे, कल और अच्छा गाने लग जाओगे। जरूरी नहीं एकदम से वो बेस्ट अपना दे, लेकिन उस रास्ते पर उसे चलाना तो आरंभ करूं मैं। वो हेजिटेशन जो उसके मन में है कि वो अच्छा नहीं गाता, वो हेजिटेशन मैं समाप्त कर देता हूं और फिर कहता हूं मैं गाता हूं, चलो। वो सोचते हैं कि ये भी गा रहे हैं, बताओ। तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि क्या कहेंगे, इतना बुजुर्ग आदमी गा रहा है। मैं इन चीज़ों से ऊपर उठ गया हूँ। अब जो मेरा बनना था मैं बन चुका हूँ। ना इसमें कुछ घट सकता, ना इसमें कुछ बढ़ सकता। बच्चों को संगीत, बच्चों को अचानक कह देता हूँ कि आ जाओ भाई 10-15 बच्चे आ जाओ, गाओ मिल करके। ज़रूरी नहीं हमने ग्रुप सॉन्ग का कोई रिहर्सल कराना है, बाजा तबला लेकर बैठना है, गाओ। मंदिर में जब हम भजन गाते हैं, मंदिर में जब हम आरती करते हैं, क्या उसकी रिहर्सल करते हैं? उसकी वाइब्रेशन देखिए आप, उसकी स्वरबद्धता देखिए आप, कभी कभी कानों को सुने, क्योंकि उसमें कंठ से नहीं गाया जाता, हृदय से गाया जाता है। जब हृदय से गाया जाता है तो वो आत्मा का विषय होता है। तो मैं उस गायन में विश्वास रखता हूँ। सर, इतना बड़ा इवेंट हर साल होना आपके कॉलेज के अंदर, और ये कॉलेज हरियाणा में है जी। बहुत शॉकिंग लगता है। मैं दिल्ली से हूँ हाँ। और मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा इवेंट होता होगा, क्योंकि अब आपसे मिलके पता लगा, क्योंकि आप कला प्रेमी हैं जी जी। और आपकी जो विज़न है वो क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा है। एक वाइब है इस कॉलेज के अंदर क्रिएटिविटी की, पर कई बार ऐसा भी होता होगा कि बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं होते होंगे, ऐसा होता है? देखिए, बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं जी जिन्हें स्वरूप देता है टीचर, जी जिन्हें शेप देते हैं माता पिता। जी तो उस दृष्टि से मैं ऐसा मानता हूं कि रस्सी आवत जावत है, सिल पर करत निशान। जी बच्चों से एक दिन बात करूंगा मैं, बच्चे ध्यान नहीं देंगे। जी मैं फिर बात करूंगा, मैं फिर बात करूंगा, मैं फिर बात करूंगा। धीरे धीरे उनमें एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है और बच्चे उसे स्वीकार करने लग जाते हैं। जी यह नाटक है। अब नाटक में धीरे 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 कॉलेज में वातावरण बन गया। जी अभी हमने विश्व गुरु भारत नाटक किया, उसमें हमारे कॉलेज के 70 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये सब शायद उसी प्रयास का, उसी प्रेरणा का, उसी मार्गदर्शन का, निरंतर प्रयास का परिणाम है।
सर आप इग्नू से भी जुड़े रहे, उसके बारे में और जानना चाहूँगा मैं। मैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर आर्य कॉलेज पानीपत में कोऑर्डिनेटर रहा। ओके। और जब मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया लगभग 150 या 200 बच्चे ही थे जी। और मैंने अपने प्रयास से गांव-गांव घूम करके 1000 बच्चे वहाँ पर एकत्रित कर दिए थे और उसे एक अलग से इंस्टीट्यूशन का रूप दे दिया था। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से मैं जुड़ा रहा, वहाँ कोऑर्डिनेटर भी रहा और काउंसलर भी रहा। एमए को पढ़ाता था, बीए को पढ़ाता था। तो अब तो वो बहुत टाइम पीछे चला गया। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, रासकला मंच और रवि मोहन सर के बारे में, जो 11वां चलो थिएटर है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं रासकला मंच के जो प्रभारी हैं रवि मोहन, उनके प्रति अपना संस्था की ओर से भी अपनी ओर से भी आभार प्रकट करता हूँ। हमारे कॉलेज में ये जो मंच परंपरा है, रंग मंच है, इस दृष्टि से थोड़ा सा सूनापन था। तो रवि मोहन जी मेरे विद्यार्थी जैसे रहे और जुड़ाव भी बहुत पुराना रहा। तो उनका आगमन और उनके द्वारा 11वें चलो थिएटर का यहाँ पर आयोजन, ये पूरे कॉलेज के लिए, समाज के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक मांगलिक घटना है और हम हृदय से उनका आभार प्रकट करते हैं। सर लास्ट में एक कविता सुनना चाहूँगी, मेरा थोड़ा पर्सनल है आपसे। ओके ओके। कविता और संगीत थोड़ी सी 2 लाइनें गुनगुना और दीजिएगा। किसी गीत की पंक्ति मैं गुनगुना देता हूँ। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई, सजनवा बैरी हो गए हमार, करमवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे। क्यों? थैंक यू वेरी मच। सर बड़ी मेडिटेशन कुछ है ही मेरा जहाँ तक साइलेंट मेडिटेशन तो नहीं हो सकती, साउंड मेडिटेशन में संगीत से बेस्ट कुछ। ओके ओके। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा सर। अरे मेरे बेटे, खुश रहो बेटा।